स्टूडेंट्स, माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी कि मीन, मीडियन और मोड, इनको समझने के बाद अब हम जानेंगे कि इनको ज्ञात कैसे किया जाता है जब आपके पास डेटाज कैसे हों, ग्रुप्ड में हो। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है आंकड़े कैसे हों, वर्गीकृत में हो, तब आपको माध्य किस प्रकार से ज्ञात करना है। यदि प्रेक्षणों की संख्या 1 से लेके n तक है, यानी प्रेक्षण कौन कौन है, x1, x2, x3, x4 और xn अप टू xn हो, और उनकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे पास क्या हो, f1, f2, f3 इस टाइप से fn तक हो, तब इन प्रेक्षणों का हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कैसे करके निकालते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ये आपका डायरेक्ट मेथड है समांतर माध्य ज्ञात करने का। जब आपके पास कैसे फॉर्मूले हैं, जब आपके पास कैसे आंकड़े हो, जब आपके पास ग्रुप्ड आंकड़े हो या अनग्रुप्ड आंकड़े में भी ये फॉर्मूला चल सकता है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है आपके पास माध्य निकालने का, उसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड का नाम से पता चल रहा है कि कल्पना करके हमने कोई माध्य को ज्ञात कर लिया, यानी कि हमने एक ऐसी वैल्यू को एज्यूम कर लिया है, मीन के रूप में एज्यूम कर लिया है, और जो उसका आंसर आएगा, माध्य आएगा, वो एज्यूम्ड मीन के आसपास ही कहीं आएगा। तो देखेंगे हम इसको कैसे करके ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या। माना कि हमने एज्यूम्ड मीन ए समझा, ए को मान लिया, और इसका जो डेविएशन है डी, इसको डेविएशन यानी विचलन को हम बोलते हैं डी डेविएशन। तो डेविएशन हमने कैसे करके निकालना है, एक्स आई माइनस ए। जो प्रेक्षण है उसमें से, हर प्रेक्षण में से एज्यूम्ड मीन के वैल्यू को माइनस करते जाना है हर लाइन में, तो आपका डेविएशन आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तब हमने माध्य कैसे करके निकालना है, माध्य x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद हमारे पास जो माध्य निकालने का तीसरा फॉर्मूला आता है, उसे हम बोलते हैं पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है देखेंगे। ए तो हम जानते हैं ही हैं, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, जिसको हमने मान लिया है कि ये मीन होगा। ठीक है, या फिर जो मीन आएगा, माध्य आएगा, वो उस एज्यूम्ड मीन के अराउंड में कहीं ना कहीं आएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यू आई क्या चीज़ है, यू आई कहाँ से आया। यू आई ऐसे करके आएगा, देखेंगे जो प्रत्येक प्रेक्षण है उसमें से हमने एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाना है, और फिर बाद में जो प्रत्येक जो वैल्यू आएगी माइनस करके उसको हमने एच से डिवाइड कर देना है। एच मीन्स जो वर्ग की माप है, वर्ग अंतराल बने हैं उनकी हाइट्स है, तो जो वर्ग माप है उनसे, और ये याद रखेंगे जो वर्ग माप होती है प्रत्येक वर्ग अंतराल में समान होती है, ये डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो एच से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा यू आई। और इसके बाद आपके पास पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस टाइप से आप जो है, ये तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले हैं। इन तीन फॉर्मूलों का प्रयोग करके आपने बच्चों जो है माध्य निकालना है, और ये याद रखें तीनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आएगा, कोई खास अंतर नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि किस सूत्र का मान किस फॉर्मूले को आपने कहाँ लगाना है। जब आपके पास आंकड़े बहुत छोटे हों और ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, तब आप सिंपल से ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि प्रत्यक्ष मेथड को आप यूज़ करेंगे। यदि आपके पास आंकड़े इस प्रकार से हैं कि थोड़ा उससे बड़े हो जाते हैं और आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा कठिनाई होती हो, डिफ़िकल्टी होती हो, तब आपने जो है ये घटाना, देखिए डेविएशन निकालने वाला मेथड लगा देना है। डेविएशन मेथड मीन्स एज्यूम्ड मीन वाला मेथड वाला यूज़ करना फॉर्मूला, जिसमें हमने क्या करना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इससे क्या होगा, जो आपके बड़े बड़े डेटाज होंगे, बड़े बड़े आंकड़े होंगे, वो घट करके क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और छोटे होने के बाद जो आपकी कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगी। उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है आपके पास पग विचलन विधि, इस फार्मूले का आपने तब प्रयोग करना है जब और अधिक बड़े आंकड़े हों, जब आपको कैलकुलेशन में कठिनाई होती हो, तब आपने क्या करना है,
पहले आपने जो है प्रत्येक आंकड़े में से ए एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। देखेंगे माइनस करते ही पहले तो यहाँ संख्या कम हो जाएगी, देखेंगे घटा करके, और घटाने के बाद जो आएगा उसको जब तुम फिर डिवाइड करोगे वर्ग माप से हाइट से, तो क्या होगा, उससे वो आंकड़ा और छोटा हो जाएगा, यानी यूआई की वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। जब यूआई की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो हमारे पास जो है कैलकुलेशन में क्या होगा, आसानी होगी मीन निकालने में। तो आप समझ गए होंगे कि ये ना फॉर्मूलाज का प्रयोग कब करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो किस फॉर्मूले का प्रयोग, किस फॉर्मूले को आपने कहाँ लगाना है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी। और इन फॉर्मूलों को समझने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स आपको, कि जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मिड पॉइंट मीन्स मध्य बिंदु होता है, वर्ग चिन्ह एक्स आई होता है, वो कैसे करके निकालते हैं, ये चीज़ छूट गई थी। तो एक्स आई निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होता है, तो क्लास इंटरवल में जब दिया जाता है तो दो लिमिट्स होती है, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो आपने जो उसके बीचों बीच की जो वैल्यू होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो जस्ट बीचों बीच में आती है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो वो कैसे करके ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को जोड़ देना है, और जो जोड़ करके आएगा उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना, यानी उनका आधा कर देना है। तो आधा करने से क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जस्ट बीच की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आप जो है मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी अभी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। और एच के बारे में आप जान ही चुके हैं। ये एच क्या चीज़ होती है, एच मीन्स वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या हुआ, क्लास इंटरवल क्या था, हायर लिमिट और लोअर लिमिट, इनके बीच के जो माप होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इनका गैप होता है, इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है, उसको हम एच बोलते हैं। अब आ जाएंगे हम इनके क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स, मीन मीडियन मोड को समझने के बाद अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.1 पर। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है इस प्रकार से, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है एक टेबल दी गई है। फर्स्ट लाइन में लिखा है हमारे पास पौधों की संख्या, और सेकेंड लाइन में लिखा है हमारे पास घरों की संख्या। तो हम देखते हैं इसको इस प्रकार से कि घरों की संख्या 1, पौधों की संख्या 0 से 2। इसका अर्थ ये है कि एक घर है जिसमें पौधों की संख्या 0 से 2 तक है। अगली लाइन में आते हैं, आप देखेंगे अगले इसमें देखते हैं टेबल में, घरों की संख्या 2, पौधों की संख्या 2 से 4, यानी कि 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे पौधों की संख्या 2 से 4 तक है। अगले टेबल में हम देखते हैं, यहाँ पे इसको देखेंगे, घरों की संख्या 1, पौधों की संख्या 4 से 6। इट मीन्स कि एक घर ऐसा है जहाँ पे पौधों की संख्या 4 से 6 तक है। अगले टेबल में देखते हैं, घरों की संख्या 5, पौधों की संख्या 6 से 8, यानी 5 घरों में पौधों की संख्या 6 से 8 तक है। स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को इसी प्रकार से आगे समझते जाएंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, और बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, आप देखेंगे इस प्रकार से। देखेंगे माध्य के लिए सारणी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखा है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 14 to 12 to 14। इसको आप बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल। ये पौधों की संख्या दी गई है। देखेंगे आप ये स्टूडेंट्स कि देखेंगे जो ये क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, देखो ये सतत आंकड़े हैं। देखेंगे 2 से यहाँ पे इसकी लोअर अपर लिमिट जो 2 है, अगले वाले ग्रुप में ये जो इसकी लोअर लिमिट बन जा रही है, इसकी जो अपर लिमिट है अगले ग्रुप में ये लोअर लिमिट बन जा रही है। इस प्रकार से जो ये सतत आंकड़े हैं, ठीक है, इसका जो वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यूस है। इसके बाद जो अगला जो ये कॉलम बनाया हमने क्वेश्चन से देख के, घरों की संख्या लिखा है, जिसे हम बोलेंगे बारंबारता, ठीक है। तो 0 से 2 1 है, 2 to 4 जो है 2 लिखा है। इसी प्रकार से हमने ये नोट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। अब आ जाती है बात कि मध्य बिंदु की एक्सआई। मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में एक्सआई कैसे करके ज्ञात करते हैं। जो वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होता है, उसके बीचों बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु। जैसे आप देखते हैं इसमें तो बहुत आसान है, 0 से 2 के बीच में कौन आएगा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आ जाएगी, आपने 1 लिख दिया मध्य बिंदु। अगली लाइन में आप आएंगे, मध्य बिंदु
देखिए क्या होता है इसका, 2 to 4, 2 to 4 के बीचों बीच की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 2 और 4 के बीच में कौन होता है, 3 होता है, तो हमने 3 लिख दिया। इसी टाइप से अगली लाइन में आप आएंगे, 4 to 6 के बीच में कौन आएगा, 5 आएगा, ये आपने लिख दिया है। 6 to 8 के बीच में कौन आएगा, 7, ये हमने लिख दिया है। 8 to 10 9 और आता है, 10 to 12 आता है 11 और 12 to 14 में आता है 13। तो इस प्रकार से आपने अगला कॉलम बना दिया है मध्य बिंदु का। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं ये जो हमने टेबल बनाई है, 3 कॉलम बनाए, 1 2 3, इन 3 कॉलम को हम ढंग से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एफ आई के जो ये देखो मान है, हमें वैल्यूज मिलती जा रही हैं, ये अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, छोटे हैं। और जो मध्य बिंदु एक्स आई है, प्रेक्षण के जो बीचों बीच की वैल्यू है वो भी आपकी कम है, मतलब इजीली आप एफ आई और एक्स आई निकाल सकते हैं गुणा करके। तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं, चलो पहली लाइन का 1 1 जा 1, तो आ गया 1। अगली लाइन में एफ आई एक्स आई निकालते हैं, जिसे आप F2 X2 भी कह सकते हैं, 2 3 जा 6 निकल गया। अब नेक्स्ट लाइन में आप एफ आई एक्स आई निकलेंगे, 1 5 जा 5, नेक्स्ट 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 और 3 13 जा 39। इस टाइप से आपने ये सारे एफ आई एक्स आई जो है ये निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जितने ये एफ आई का एक्स आई है हर लाइन के, इन सारे एफ आई एक्स आई को क्या कर देना, आपने जोड़ देना है। तो इनका योग यानी कि जो सम आता है वो आ जाता है 162। इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या कहते हैं हमें इसे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा माने सम, सम माने इनका जोड़, 162 आ गया। अब आप देखते हैं कि हमें निकालना है माध्य। तो माध्य का आपके पास जो सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है, वो क्या है आपके पास, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वो आता है हमारे पास इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। अभी सॉल्व करके कितना है 162, और अपॉन में लिखना आपने सिग्मा एफ आई की वैल्यू। यहाँ देखेंगे सिग्मा एफ आई मीन्स ये देखिए सारे एफ आई है यहाँ पे, इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई कितना है 20। तो ये अपॉन में हमने 20 लिख दिया और इसको डिवाइड करके आ जाता है 8.1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हो जाती है 8.1 पौधे। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और आपने क्यों किया। आपने लिखना है हमने इसमें जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें एफ आई और एक्स आई के जो मान है वो छोटे छोटे हैं, तो हमने इस प्रकार से इनको ज्ञात कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इसी प्रकार से। मैं आपको 3rd करा देती हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ये देखेंगे यहाँ पे, ये जो बारंबारता जो f है ये हमें पता नहीं है, अननोन है, इसको आपके लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास दैनिक जेब भत्ता है रुपयों में, देखेंगे ये बच्चों की संख्या है। अब हमने इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे करके ज्ञात करना है, आपने सेम वही टेबल बनानी है। तो हमने माध्य दैनिक जेब खर्च ज्ञात करने के लिए सारणी बना दी है। देखेंगे आप लोग, दैनिक जेब खर्च रुपयों में वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल ये लिख दिया हमने, जैसे क्वेश्चन में दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेकंड कॉलम में बच्चों की संख्या बारंबारता एफ आई हमने लिख दिए हैं, ये देखेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। अब आगे 3rd कॉलम में लिखना है आपने मध्य बिंदु एक्स आई। मध्य बिंदु बहुत आसान है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 11 और 13 के बीच में 12 आता है, तो हमने ये लिख दिया। 13 to 15 के बीच में आता है 14, ये हमने लिख दिया। इसी टाइप से आप अन्य मिड पॉइंट्स को ज्ञात कर लेंगे। एक तरीका मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके भी आप ये निकाल सकते हैं, चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इनको आपने जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका सेम यही मिड पॉइंट्स की वैल्यू आ जाती है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद आ जाता है एफ आई एक्स आई के लिए टेबल। ये देखिए कॉलम बनाया हमने, एफ आई एक्स आई मतलब एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करते हुए आपने यहाँ लिखते जाना है। तो पहली लाइन में देखो 7 और 12 की गुणा करिए, 12 7 84, ये आ गया आपके। अगली लाइन में 6 और 14 की मल्टीप्लाई करिए, 6 14 जा 84। नई लाइन में भी आप ऐसे गुणा करते हुए जाएंगे, ये देखेंगे हर लाइन में आप जो ऐसे गुणा करते हुए एफ आई एक्स की गुणा करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, 20 और एफ की जो मल्टीप्लाई हुई है, गुणा हुई है, वो कैसे करके हुई है, 20 और एफ की 20 एफ लिख देना आपने सीधे, ठीक है। अब आपने करना है इनका जोड़, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब कैसे करके जोड़ना देखेंगे, ये जो संख्याएं हैं देखिए, ये हो गया, ये हो गया, इसको इन सबको आपने जोड़ देना है और प्लस 20 एफ करके लिखना है, क्योंकि ये अभी अज्ञात है, ये अननोन है, ये आपको ज्ञात नहीं है। तो ये ज्ञात नहीं है, आपने इसको सीधे सीधे जोड़ना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, इनको प्लस 20 ये करके लिख देना है। अब आपको निकालना है
औसत जेब खर्च x बार। अब मैंने बताया था ना आपको कि औसत जेब खर्च का मतलब क्या है कि आपको माध्य निकालना है, औसत आ गया इसमें, तो माध्य का फॉर्मूला लिखना है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की आपने वैल्यू लिख दी यहाँ पे 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई। देखेंगे आप एफ आई की टेबल में आ जाइए, आप ये देखिए, ये कॉलम में आइए। सिग्मा एफ आई कैसे करना है, इन सबको जोड़ देना। देखिए केवल प्लस एफ यहाँ पे लिख देना क्योंकि अभी अननोन है। इन सब संख्या को जोड़ करके आपने सिर्फ 44 प्लस एफ लिखना है। तो ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमने यहाँ पे अपॉन में 44 प्लस एफ यानी कि 44 प्लस एफ लिख दिया है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि जेब खर्च कितना दिया गया इस क्वेश्चन में, माध्य जेब खर्च हमें दिया गया था 18 रुपये। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगाते समय जहाँ पे औसत जेब खर्च है वहाँ पे 18 लिख देना। 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये करके लिख देना है। ये देखेंगे ये आ गया 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। ये आपका माध्य जेब खर्च है। अब इसे सॉल्व करना है आपने, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, जैसे हमने सिखाया है आपको। 44 प्लस एफ को मल्टीप्लाई कर ले जाना है इधर 18 के साथ, इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 18 के मल्टीप्लाई 44 से प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब हमने f और f को एक साइड में रखना है। 20f माइनस 18f, देखो अपना साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 792 माइनस 752। ये देखेंगे नेक्स्ट 20f माइनस 18f होता है 2f इज इक्वल टू, ये माइनस करके आ गया 40, f इज इक्वल टू 20। तो f की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 20 आ गई है, यानी लुप्त बारंबारता की वैल्यू आई है 20। यहाँ देखिए जो इस क्वेश्चन में f की वैल्यू जो दी, यहाँ f दिया गया था, इसका मान आ जाता है 20। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य निकालना बहुत ही आसान है। थोड़ा आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है और जब आप इनका जोड़ करेंगे वहाँ पे भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा।